जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं बटन पुल टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? बटन पुल टेस्ट के बारे में। बटन पुल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 1 kg इक्वल टू होता है 2.2 LBS। 1 kg इक्वल टू 2.2 LBS। LBS का मतलब होता है, LBS का जो फुल फॉर्म होता है लोड बैलेंसिंग सिस्टम। इतना याद कर लीजिएगा। बाकी और सारी चीजें अभी मैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। 1 kg इक्वल टू होता है 2.2 LBS। दूसरा आता है 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453.5 ग्राम। उसके बाद आता है 1 kg इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ याद हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 1 पाउंड इक्वल टू 453.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। अब इतना आपको स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की। ये बटन पुल टेस्ट होता क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि बटन पुल टेस्ट क्यों कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है? तो मैं आपको बताता हूं कि बटन पुल टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। जैसे ये बटन लग गई, इस शर्ट में बटन लगी है, किसी ने खींच लिया, बाय द वे एक बार बटन बंद हुई, 2 बार बटन बंद हुई, किसी बच्चे के मुंह में आ गई और आसानी से वो बटन नीचे आ गई, खुल गया, उसके मुंह में चला गया, बच्चा एक्सपायर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है यार। तो इसलिए बटन का जो होता है, बटन की पुल टेस्ट चेक किया जाता है। उसकी जो धागे की स्ट्रेंथ है, कहीं फैब्रिक तो नहीं फट रहा है, फैब्रिक की स्ट्रेंथ जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, कहीं बटन तो नहीं टूट जा रही, कहीं जो धागा लगा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं है, वो तो नहीं टूट जा रहा है। इसलिए बटन पुल टेस्ट चेक किया जाता है। अब दूसरा आपको एक बात ध्यान देना है, बटन लगाते टाइम पे 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो जो ये टांके लगाए जाते हैं, जो स्टिच की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे होता है ना, 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे ना। तो ये 10 बार लगे होने चाहिए। कितना? 10 बार तो होने ही चाहिए, कम से कम 10 की रिक्वायरमेंट तो होती ही है हर ब्रांड की। 10 बाई 10 की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो आपको इतना टांका तो ध्यान देना ही देना है। लेकिन क्या करते हैं टेलर, क्या करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी काम होते हैं उसमें मैक्सिमम ज़्यादातर यही होता है कि 10 जगह 8 लगा देते हैं, 8 की जगह 6 लगा देते हैं, वो 7 में भी कभी कभी काम चला लेते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, कहीं किसी ब्रांड में क्लेम आ जाएगा तो जितना कमाए नहीं रहेंगे, जितनी आपकी मार्केट वैल्यू बनी है सब बेकार हो जाएगी। इसका हमेशा आपको ध्यान देना है। दूसरा, क्लेम में मात्र जब क्लेम आता है तो फैक्ट्री का ही नुकसान नहीं होता है, उसमें सिर्फ फैक्ट्री का ही नुकसान नहीं होता है, नुकसान आपका भी होता है, जो मैनेजमेंट होता है नुकसान उनका भी होता है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव हमें झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो बाइंग हाउस वाले हैं उनका भी नाम उसमें जाता है, तो हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा कि इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि बटन की जो क्वालिटी है वो आपको ध्यान दे लेना है, चेक कर लेना है। जैसे ही आपके पास बटन का पैकेट आएगा वो खोल के 2 4 10 20 40 50 बटन आपको चेक कर लेना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब आप ये मत बोलिएगा कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टोर वाली की होती है। नहीं, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एज ए क्यूए, एज ए क्यूसी, एज ए चेकर काम कर रहे हैं। फाइनली यू आर वर्किंग इन दैट फैक्ट्री, सो यू आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम, फॉर ऑल द थिंग्स। ये चैन होता है। अगर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, फिनिशिंग वाला कहे कि स्टिचिंग ने कर दिया, स्टिचिंग वाला ने कहे कि कटिंग वाले ने कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी को एक चैन के तरीके से काम करना चाहिए कि अगर फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए फर्स्ट आउटपुट रिपोर्ट बनाई जाती है। मैं इसके भी बारे में जिक्र करूंगा, प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि फिनिशिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्टिचिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, गारमेंट की गुणवत्ता जो उसकी क्वालिटी होती है वो कैसे बेहतर बनाई जा सके, और प्रोडक्शन कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ को सुधारने वाला कोई और नहीं है, आपको ग्रो करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको ही आगे बढ़ना होगा। आप ये ब्लेम करते रहें कि हमें जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो आपको खुद को बढ़ाना होगा, सीखना होगा, हर डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। स्टिचिंग से फिनिशिंग में जाना होगा, फिनिशिंग से आपको स्टिचिंग में जाना होगा, वहां से कटिंग में जाना होगा, फिर वॉशिंग में जाना होगा, काज बटन में भी जाना होगा। हर डिपार्टमेंट की जानकारी आपको रखना ही होगा अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो। ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात आती है कि जो फैब्रिक की स्ट्रेंथ है उसका भी आपको ख्याल करना है।
जब आप बटन लगाएंगे, प्रोडक्शन में बटन लगाने से पहले एक प्लेकेट बनती है, इसीलिए प्लेकेट पे 2 4 5 बटन लगाई जाती है, उसके बाद उसकी पुल टेस्ट की जाती है और सेम प्लेकेट बनाई जाती है। जैसे गारमेंट पे प्लेकेट बन रही है वैसे ही प्लेकेट बनाई जाती है। जो सिस्टमैटिक फैक्ट्रीज हैं उनके पास ही सिस्टम होता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी सिस्टमैटिक फैक्ट्रीज होती हैं उनका आप क्लेम नाम की चीज उनकी फैक्ट्री में आप नहीं देखेंगे कि बायर ने क्लेम दिया है। और 100% में शायद ही 2-4% कभी शिपमेंटें खुलती होंगी, अदरवाइज उनके साल 2-2 साल 6-6 महीने 5-5 महीने ऐसे गुजर जाते हैं कि शिपमेंटें खुलती ही नहीं हैं। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसे भी काम किया है कि कंटिन्यू 6 महीने तक शिपमेंट नहीं खुली है जब मैं फैक्ट्री में था, लेकिन उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और आप अपने मैनेजर को एक बोलें कि सर अगर मैं फिनिशिंग में काम कर रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आप यहां पे जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे कि जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। हमें जो भी आता है हमें अपने स्तर से काम करने दीजिए, क्यूसी है तो क्यूए है तो या फिनिशिंग इंचार्ज है तो दोनों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैनेजर को मना कर दो कि आप फिनिशिंग में मत आओ, प्रोडक्शन में यहाँ पे मत आओ, फ्लोर पे आप मत आओ, आप आओ घूम टहल के जाओ, सब कुछ करो, लेकिन मैं यहाँ पे हूं तो मुझे देखने दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मजबूर होगा वो मैनेजर, सोचने के लिए आपके बारे में मजबूर होगा, आपकी ग्रो होगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, लेकिन आप बैठे हुए हैं मस्ती में, एक डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, चल जाने दो, क्या दिक्कत है। उसके बाद साल भर जब बीत जाएगा तो हम बोलेंगे सर हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, बहुत दिक्कत है, घर परिवार बढ़ रहा है, रोते रहो, कोई नहीं पूछने वाला है। संसार में कोई आपको पूछने वाला नहीं, इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है इसकी, साथियों ध्यान दीजिएगा। और इसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा मित्रों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा मैं आपको एक बात और बताने जा रहा था, दिमाग से उतर रहा है, क्या है वो पॉइंट बता रहा हूं, एक सेकंड मित्रों, एक सेकंड साथियों। हाँ, अब मैं बात ये बताने जा रहा था कि जो मोक बनाएंगे आप, क्या जो मोक बनाएंगे बटन अटैचमेंट के पहले, मतलब जो प्रोडक्शन में बटन अटैचमेंट के पहले, उसका आप बिफोर वॉश और आफ्टर वॉश दोनों की टेस्टिंग कर लीजिएगा। बिफोर वॉश और आफ्टर वॉश दोनों की टेस्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका गारमेंट वॉशेबल है या नॉट वॉशेबल है, नॉट वॉश है तो ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग में कुछ और हो सकता है, नॉन वॉश में कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, वॉशिंग के बाद कुछ और आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि जो वॉशिंग के पहले हो रहा है वही वॉशिंग के बाद भी रिजल्ट रहेगा। इसलिए इस प्लेकेट को वॉश करके भी देख लीजिएगा, नॉन वॉश करके भी देख लीजिएगा, दोनों की टेस्टिंग होनी जरूरी है प्रोडक्शन में बटन लगाने से पहले। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक होती है सैंकिंग, आपने सुना होगा सैंकिंग। सैंकिंग क्यों होती है? इसलिए होती है जो जब बटन लगी होती है तो कई बार बहुत बटन टाइट होती है, वायर की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा सा लूज होना चाहिए, उसके नीचे सैंकिंग कराई जाती है, आप देखते होंगे रैपिंग की जाती है धागे की, सो दैट उसकी प्रॉपर लूजनेस जो है वो बनी रहे और धागा प्रॉपर तरीके से एकदम। दूसरा, बटन की लूजनेस भी मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए मशीन में एक वायर लगाया जाता है, आप देखते होंगे जो बटन की मशीन होती है उसके नीचे एक ऐसे वायर लगा दिया जाता है। ऐसे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे जो बटन, जैसे ये बटन हो गई और ये फैब्रिक हो गया, तो इसके बीच में इतनी डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। जैसे ये बटन लगी है, ये बटन है और ये फैब्रिक है, तो उसके बीच में थोड़ी सी गैपिंग बनी रहे, ताकि काज अगर थोड़ा सा मोटा है या बटन लूज है, टाइट है, बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा है, खुल गया, बंद ही नहीं हो रहा है, तो इन सारी बातों का आपको हमेशा ध्यान देना है एज अ क्यूए, एज अ क्यूसी, एज अ इंचार्ज, एज अ मैनेजर। हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। और जब आप अपने चेकर जो हैं, आपकी कंपनी के जो चेकर हैं, उनको जितना बेहतर तरीके से समझाएंगे उतने आप टेंशन फ्री रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है मेरे साथियों, ना कोई क्यूए किसी चेकर को ट्रेनिंग देना चाहता है, ना कोई मैनेजर किसी क्यूए, क्यूसी और इंचार्ज को ट्रेनिंग देना चाहता है। उनको बस 50-20 का घंटा चाहिए, टारगेट पूरा होना चाहिए बस। और वो बेचारे दिन भर कटर लेके धागा काटते रहते हैं, लंबाई चौड़ाई कटा फटा दागी धब्बा देख के शाम को 9 बजे उठा के बैग चले जाते हैं। लाइफ टाइम वो चक्कर में जिंदगी अपनी गुजार देते हैं। कोई क्यूसी बन गया बेचारा तो क्यूए बनने का मौका नहीं पाता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग का अभाव है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कभी इंग्लिश वीक है, कभी कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीनियर्स की हर सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि मुझे अपने जूनियर को आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी चाहिए उसके लिए। और अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका पूरा मैनेजमेंट आगे बढ़ेगा, आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, आप खुद भी आगे बढ़ेंगे।
और आप अपने जूनियर को जितना ही एजुकेट करके रखेंगे उतने ही आप टेंशन फ्री रहेंगे, उतनी ही बेहतर क्वालिटी बनेगी, उतनी ही अच्छी प्रोडक्टिविटी बनेगी। जब शुरू में क्वालिटी आपकी अच्छी बनती रहेगी तो फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई जगह ऐसे होता है कि प्रोडक्शन फटाफट 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 2 रात में बना के रख दिए और तीसरे दिन से पेंट खुली पड़ी है। पता चला 1 रात के चक्कर में ये 3-4 दिन और हो रहा है। शिपमेंट सी से एयर हो गई, एयर से कई बार कैंसिल भी हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए आती है। अच्छा, दूसरा, वहां पर कोई रिस्पॉन्सिबल होता नहीं, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सिर्फ कंपनी के साथ मजाक कर रहे होते हैं, वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई थर्ड पर्सन है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक ना एक दिन हमें उस चीज की ऑब्जर्वेशन करनी ही होगी, उस चीज का पछतावा हमें करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप जहां भी काम करें किसी के साथ गद्दारी न करें, आप ईमानदारी से मेहनत करें, मेहनत करने के तरीके से मेहनत करें, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो कंपनी भी बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी तो आप भी बढ़ेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। आप एक चैन के तरीके हैं, चैन के तरीके से हैं, किसी के ऊपर ब्लेम मत कीजिए। प्रोडक्शन वाले ने गलत कर दिया, स्टिचिंग वाले ने गलत कर दिया, फिनिशिंग वाले ने गलत किया। आप अपने आप से सोचो कि अगर हम फिनिशिंग में हैं, प्रोडक्शन में माल गलत बन रहा था, 10 पीस हमारे पास आया, तो क्या हम लेके गए उसको दिखाने के लिए गलत हो रहा है? नहीं, हम सिर्फ लेके बैठे होते हैं और लास्ट में हम इकट्ठे करके रख देते हैं। और कुछ मैनेजर्स ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोडक्शन से सब बनवा के उल्टा सीधा लाके फिनिशिंग में रख देंगे। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी फैक्ट्री विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हजारों फैक्ट्रियों में गया हूँ और फैक्ट्री में काम भी किया हूँ, तो मुझे आइडिया है कि क्या क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। तो हर व्यक्ति को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और कंपनी को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। कंपनी जब बेहतर बनेगी तो आपको बेहतर बनाने के लिए कंपनी भी प्रयास करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।